हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें मैं जो है आपके लिए जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये आने वाले एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने के लिए किस शासक को जाना जाता है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैरी कॉम ने किस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों, जो मैरी कॉम है बॉक्सर, इन्होंने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जो है प्रेसि प्रेसिडेंट्स कप एशिया इंडोनेशिया में जो है जीता था अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1773 का विनिमय अधिनियम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार लाया था। तो दोस्तों, ये जो है ब्रिटेन में कंपनी का संविधान और भारत में क्षेत्रीय शासन से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया के सिलिक घटक के तहत केवीएस साझेदारी के साथ कितने केंद्रीय विद्यालयों को अपनाया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो है 50 विद्यालयों को जो है अपनाया गया है। तो 50 के विद्यालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय नेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र में बात की थी। तो दोस्तों, इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है बात की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व किसका माप है। तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व जो है प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों से जो है संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जेनरेटिव डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य है यह है हल्के और मजबूत ढांचे बनाना। हल्के और मजबूत ढांचे बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, एक कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका है। दोस्तों, कि एक कोशिका में लाइसोसोम की जो भूमिका है वो इंट्रासेल्यूलर पाचन करना होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 270 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है, यह संघ और राज्यों के बीच करों में के बंटवारे से संबंधित है। सही है दोस्तों, ये बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 है, 101वें संशोधन के बाद जीएसटी राजस्व को इसके तहत जोड़ा गया था। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, इसे जोड़ा गया था ये। और ऑप्शन नंबर 3 है, मुआवजा उपकर भी अनुच्छेद 270 के तहत साझा किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है। तो दोस्तों, पुलिस हिरासत में जो है किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 90 दिनों तक रखा जा सकता है। उसके बाद उसे दोस्तों छोड़ना ही होगा उसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किस आयु के किसान शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत जो है 18 से लेकर 40 वर्ष के जो किसान हैं वो शामिल हो सकते हैं इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन से दो शहर इस सूची में शीर्ष पर हैं? तो दोस्तों इस सूची में शीर्ष पर जो है लंदन और न्यूयॉर्क, ये दो हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है 3 विधायी सूचियां शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों, इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग से संचालित लूपैक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसरो और जाक्सा ने के सहयोग से जो है एक लूपैक्स मिशन चालू किया गया था, और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये है चंद्रमा पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करें और इसके अंधेरे हिस्से का पता लगाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता को निर्धारित करता है? तो दोस्तों ध्वनि का जो गुण है ये है आयाम, ये जो है इसकी तीव्रता को निर्धारित करता है आयाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सार्वजनिक व्यवस्थाएं। सार्वजनिक व्यवस्थाएं जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों फरवरी 2023 में नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये VVR सुब्रमण्यम बने थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। यह केंद्र और राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए की अनुमति देता है। दोस्तों 356 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगता है। इसमें जो है राष्ट्रपति का शासन चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सामान्यतः पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि इसका तो नाम से ही पता लग रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्पायर पोर्टल। अगला प्रश्न है दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में है? तो दोस्तों वानखेड़े जो है बहुत ही फेमस स्टेडियम है, और जो भी क्रिकेट देखते होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा कि वानखेड़े जो है मुंबई में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये सरकार की कार्यपालिका और विधायिक दोनों का जो है हिस्सा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माधवीपुरी बुच मार्च 2022 में सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी थी। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है ये कथन। और अगला कथन है, तुहिन कांता पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये भी दोस्तों बिल्कुल राइट है कथन। और ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 और सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मोरमुगाओ बंदरगाह। मोरमुगाओ बंदरगाह जो है ये गोवा में स्थित है और ये जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका लेखक जो है गीतांजलि श्री हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की क्या भूमिका थी? तो दोस्तों इसकी भूमिका जो है थी तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्गत कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो दोस्तों सन 1991 में जो है भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुशैली इन विशेषताओं से परिभाषित होती है? रिब्ड वॉल्ड, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग वेट्स और रंगीन कांच की खिड़कियाँ। तो दोस्तों ये जो है गॉथिक शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों एनसीएफ जो है भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोधी राजवंश का संस्थापक था? तो दोस्तों लोधी राजवंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी था, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का था, इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र के युद्ध में पराजित हुआ था? तो दोस्तों घनानंद जो है पराजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से पाटलिपुत्र के युद्ध में। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को निम्नलिखित में से किस देश में धम्म का संदेश प्रसार के लिए भेजा था? तो दोस्तों अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को जो है श्रीलंका में भेजा था धम्म का प्रचार करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का शिलालेख पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है? दोस्तों अशोक का जो बृहत शिलालेख फर्स्ट है ये पशु बलि के निषेध की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों ये जो है अशोक का नाम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था?
तो दोस्तों सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म पहली बार चीन गया और चीन से यह बौद्ध धर्म पहली बार गया था। ये गया था दोस्तों कोरिया और जापान में, चीन से। अगला प्रश्न है, राजवंशों के संस्थापकों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और सही मिलान का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पुष्यमित्र सुंग वंश। दोस्तों पुष्यमित्र जो है सुंग वंश के संस्थापक थे और बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन सा था। दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में हमने करा है, पुष्यमित्र जो है शुंग वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में शक शासक था। तो दोस्तों ये जो है रुद्रदमन था, जो 130 से 150 ईस्वी तक शक शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग का पहला अग्रणी गणितज्ञ खगोलविदों में से एक था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीणा बजाने वाला राजा कौन था। दोस्तों वीणा बजाने वाला जो राजा था ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, सूरदास। दोस्तों सूरदास जो है विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा हर्षवर्धन ने डैश में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहा जाता था। तो दोस्तों इन्होंने जो है ये कन्नौज में स्थापित किया था, जिसे भद्र विहार के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों रवि कीर्ति जो हैं ये जो है पल्लव के दरबारी कवि थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।